हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ फार्मेसी। सो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना आगे का टॉपिक जो कि है सेल डेथ। ठीक है, तो सेल डेथ में हमने जब देखा था, आपको याद हो अगर, हमने यहाँ पे देखा था कि सेल डेथ जब होती है तो वो रिवर्सिबल होता है कि इरिवर्सिबल होता है। ये सब हम बातें ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, जैसे कि सेल एडेप्टेशन की जब हम बात करी थी तो सेल एडेप्टेशन में देखा था कि 4 प्रकार की होती है: हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, एट्रोपी, मेटाप्लेजिया। ठीक है, इसके बाद में जब हमने बात करी तो हमने बात करा था कि रिवर्सिबल सेल इंजरी या फिर इरिवर्सिबल सेल इंजरी, इंट्रासेलुलर एडेप्टेशन की हमने बात की थी। ठीक है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी जो होती है उसको बोलते हैं सेल डेथ। और सेल डेथ के अंदर हमने देखा था कि नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, फेरोप्टोसिस, नेक्रोप्टोसिस और पायरोप्टोसिस। हमारे जो दो काम की चीज़ें हैं वो है नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। तो सेल डेथ के अंदर हम इनके बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि नेक्रोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है, सेल डेथ के अंदर क्या होता है, एपोप्टोसिस के अंदर क्या होता है। और इसके साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि नेक्रोसिस कितने टाइप की होती है और एपोप्टोसिस कितने प्रकार की होती है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ किसको बोलते हैं और अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ हम किसको बोलते हैं, ये सारी की सारी बातें हम देखेंगे। तो अगर हम बात करें सेल डेथ की, तो सेल डेथ की जब हम बात करते हैं तो सेल डेथ के अंदर जनरली हमारे क्या होता है कि न्यूक्लियर चेंज होता है। ठीक है ना, सेल डेथ क्या होता है, ये मॉर्फोलॉजिकल चेंज होते हैं कुछ सेल डेथ में ड्यूरिंग मॉर्फोलॉजिकल चेंज न्यूक्लियस में होते हैं ड्यूरिंग सेल डेथ। हम उसके बारे में बात करते हैं। देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या चेंज होता है हम ये देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद में हम देखेंगे कि जो हमारा मतलब नेक्रोसिस क्या होता है, एपोप्टोसिस क्या होता है। सिंपल सी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूक्लियर डैमेज की, तो न्यूक्लियर डैमेज जब आपको पता है तो 3 प्रकार की इसमें प्रोसेस होती हैं। एक होता है कैरियोलाइसिस, एक होता है पिक्नोसिस और एक होता है कैरियोहेक्सिस। ठीक है, हम पहले बात करते हैं कैरियोलाइसिस की। तो न्यूक्लियर चेंज में सबसे पहले क्या होता है, कैरियोलाइसिस में जो डीएनएज एंजाइम होता है उसकी एक्टिविटी जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। इसके बाद में फीचर इसके अंदर क्या होता है कि डीएनए का डिग्रेडेशन होने लग जाता है और उसके साथ में नेक्रोसिस जो होता है वो होने लग जाता है जब कैरियोलाइसिस होता है तब। इसके साथ में क्या होता है कि फेड न्यूक्लियस स्टेनिंग जो होती है, स्टेनिंग जब करते हैं ना तो नेक्रोसिस को जब हमें जानने की बारी आती है तो जब उसकी हम नेक्रोसिस की जब हम स्टेनिंग करते हैं तो स्टेनिंग में देखते हैं कि कैरियोलाइसिस हमारे हो चुका होता है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो अब बात करते हैं पिक्नोसिस की कि पिक्नोसिस में न्यूक्लियर में क्या चेंज आता है। तो पिक्नोसिस की अगर हम बात करें तो पिक्नोसिस के अंदर श्रिंकेज होता है न्यूक्लियर कंपाउंड का। इसके बाद में डीएनए जो होता है वो कंडेंस हो जाता है टू श्रंकन मैप्स, मतलब कि डीएनए का कंडेंसेशन होता है। उसके बाद में अर्ली स्टेज होती है एपोप्टोसिस की और उसके बाद में क्या होता है कि डार्क न्यूक्लियस होने लग जाता है। अब जैसे देखिए, अगर कैरियोलाइसिस अगर जब होता है तो जब आप स्टेनिंग करोगे तो स्टेनिंग करने के टाइम पे जब आप स्टेनिंग करोगे तो कैरियोलाइसिस की स्टेप अगर हो रही होगी तो उस टाइम पे आपको स्टेनिंग फेड मिलेगी न्यूक्लियस की। पर जब आप बात कर रहे होगे डार्क न्यूक्लियस की तो डार्क न्यूक्लियस आपको तब मिलेगा जब पिक्नोसिस की कंडीशन हो रही होगी। समझ में आई बात। अब इसके बाद बात करते हैं कैरियोहेक्सिस की। कैरियोहेक्सिस क्या होता है, कैरियोहेक्सिस जो होती है, कैरियोहेक्सिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि ये पिक्नोसिस के बाद होता है। मतलब पिक्नोसिस जो होता है, पिक्नोसिस के बाद में कैरियोहेक्सिस होता है। फ्रेगमेंटेशन जो होता है न्यूक्लियस का वो होता है और ये एपोप्टोसिस की लास्ट स्टेज होती है। ठीक है, अब हम बात करें कि सबसे पहले नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस की बात करते हैं। तो आपको पता है कि जब प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है, सेल डेथ मतलब कि न्यूक्लियस की डेथ, तो जब प्रोग्राम्ड न्यूक्लियस डेथ होती है उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस में क्या होता है कि कोई भी सेल स्वेल नहीं होती है। पर जब नेक्रोसिस की बात करोगे तो नेक्रोसिस में सेल स्वेलिंग होती है। इसके साथ में न्यूक्लियस तो डैमेज होता ही होता है पर डीएनए भी डैमेज होता है जब आपकी नेक्रोसिस होती है। बात समझ में आई। मतलब कि नेक्रोसिस जो होता है वो अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है और जो आपके एपोप्टोसिस होता है वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। ठीक है, एपोप्टोसिस के अंदर कोई स्वेलिंग नहीं होती है सेल में, जबकि नेक्रोसिस के अंदर स्वेलिंग होती है। और इसमें क्या होता है एपोप्टोसिस में कि न्यूक्लियस डैमेज होता है, खाली डीएनए डैमेज नहीं होता है। लेकिन जब आप बात करोगे नेक्रोसिस की तो नेक्रोसिस में न्यूक्लियस प्लस डीएनए दोनों के दोनों डैमेज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम नेक्रोसिस की। नेक्रोसिस की बात करें तो नेक्रोसिस का डेफिनेशन क्या है कि नेक्रोसिस इज डिफाइंड एज स्पेक्ट्रम ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट ऑकर इन इरिवर्सिबल सेल इंजरी। मतलब कि नेक्रोसिस एक ऐसा स्पेक्ट्रम होता है, नेक्रोसिस के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंज होते हैं एक प्रकार की जिसकी वजह से इरिवर्सिबल चेंज, जो इरिवर्सिबल सेल डेथ होता है ना,
या इरिवर्सिबल सेल इंजरी जो होती है वो क्रिएट होती है, ठीक है। इसको हम अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डेथ मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। नेक्रोसिस में मॉर्फोलॉजिकल चेंज होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डीएनए जो होता है फुल्ली डैमेज हो जाता है, कैरियोलिसिस हो जाता है डीएनए का, जिसकी वजह से नेक्रोसिस होता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल चेंज में क्या होता है कि आपके जो नेक्रोसिस होता है, नेक्रोसिस में मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि क्या होता है, डीएनए प्लस न्यूक्लियस, मतलब डीएनए प्लस न्यूक्लियस दोनों डैमेज होता है, तो इसको बोलते हैं नेक्रोसिस। और यही मैंने आपको बताया यहाँ पे कि क्या, कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं सेल डेथ के अंदर, जब मॉर्फोलॉजिकल चेंज होते हैं नेक्रोसिस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोलाइसिस होता है डीएनए का, और डीएनए जो होता है फुली डैमेज हो जाता है। अब बात करते हैं कि इफ़ द स्टिमुलस इज परसिस्टेंट इरिवर्सिबल इंजर्ड सेल अंडरगो नेक्रोसिस, मतलब कि ये बात इसमें बोली गई है कि जब इरिवर्सिबल सेल इंजरी, जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, अगर वो कंटिन्यूएशन में रहती है, कंटिन्यू रहती है, लॉन्ग समय तक रहती है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी वजह से जो स्टिमुलस होता है ना, वो नेक्रोसिस कॉज करा देता है। मतलब कि पहले आप देखो, सोचने की बात है कि जब सेल डैमेज होगा, मान लीजिए दिस इज़ न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, ठीक है। जब इस सेल की डेथ होगी तो सेल का आउटर का पार्ट, आउटर पोर्शन तो डैमेज हो ही जाएगा, लेकिन न्यूक्लियस अगर डैमेज हो रहा है सिर्फ, तो एपोप्टोसिस है। पर न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट डीएनए है, अगर डीएनए भी डैमेज हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम क्या, नेक्रोसिस। और ये डीएनए जब डैमेज हो रहा है तो सेल डेथ तो हो ही जाएगी, ठीक है। तो दिस इज नेक्रोसिस। अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल्स इसके क्या हैं, क्या 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 एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। मायोकार्डियल इंजरी इन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एक डिसीज़ होती है, जो जब कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ आगे पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के बारे में भी बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो जब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है तो मायोकार्डियल इंजरी कॉज होती है, जिसकी वजह, ठीक है, और ये जो होता है नेक्रोसिस का टाइप होता है। इसके साथ साथ जो सेरिब्रल इंजरी होती है ड्यूरिंग स्ट्रोक, जब स्ट्रोक आता है किसी भी पेशेंट को, तो उसमें क्या होता है कि आपके सेरिब्रल इंजरी कॉज होती है। जब सेरिब्रल इंजरी कॉज होगी स्ट्रोक की वजह से या स्ट्रोक के दौरान, तो उसको हम नेक्रोसिस के अंदर काउंट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या हैं कि देखो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या है कि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सेल डेथ, नेक्रोसिस द मोस्ट कॉमन सेल डेथ। अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ, अनप्रोग्राम्ड और प्रोग्राम्ड सेल डेथ का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए एक प्रकार की एजिंग होती है, ठीक है। जब एजिंग हो रही होती है तो हमें पता है कि जैसे कि लाइफ स्पैन होता है, एक हमें पता है कि एक आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, ऑन एन एवरेज 120 डेज। सपोज दिस इज़ 120 डेज फॉर एग्जांपल आरबीसी, ठीक है, ये आरबीसी है। आरबीसी की जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, मतलब प्रोग्राम करके रखी हुई है हमने ऑलरेडी कि एक आरबीसी जो होगा वो 120 दिन तक चलेगा और 121वें दिन उसकी डेथ हो जाएगी। दिस इज़ प्रोग्राम्ड सेल डेथ, हमने उसको प्रोग्रामिंग करी हुई है ना उसकी। लेकिन अनप्रोग्राम्ड का क्या मतलब होता है, अनप्रोग्राम्ड का सिंपल मतलब ये है कि 120 दिन चलनी थी, पर चली कितनी, सडन कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की वजह से या किसी कारणवश क्या हुआ कि 120 दिन की जगह ये सेल सिर्फ चली 60 दिन। तो 60वें दिन में अगर इसकी डेथ हो रही है तो वैसे तो नहीं होनी चाहिए थी, पर अगर हो रही है, हमने तो तय नहीं करी थी, या फिर एक सेल की नॉर्मल लाइफ स्पैन नहीं थी वो, उससे पहले वो सेल डेड हो गई, मतलब क्या हुआ, वो प्रोग्राम्ड तो था नहीं, अनप्रोग्राम्ड था कि हमने प्रोग्राम नहीं करा था, सडन डेथ हो गई उस सेल की, तो डेट इज़ अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप के नेक्रोसिस क्या क्या होते हैं, ठीक है। नेक्रोसिस की अगर हम बात करें तो क्या क्या होता है, नेक्रोसिस के कुछ 5-6 टाइप होते हैं कि एक होता है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, गैंग्रियस नेक्रोसिस, मतलब केजियस नेक्रोसिस और फाइब्रोनॉइड नेक्रोसिस। ये आपके 6 प्रकार के नेक्रोसिस होते हैं। अब इन 6 प्रकार के नेक्रोसिस के हम फीचर्स और एग्जांपल्स दोनों देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नेक्रोसिस की, तो जो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है उसकी अगर हम बात करें तो इसके फीचर क्या क्या होते हैं कि प्रिजर्वेशन होता है ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फीचर ऑफ सेल, मतलब कि जो प्रिजर्वेशन होता है किसका, जो स्ट्रक्चरल फीचर होते हैं ना सेल के, उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है इस प्रकार के नेक्रोसिस में। सेल डेथ अकर ड्यू टू डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन जो होती है, जब प्रोटीन का डीनेचुरेशन हुआ तो उसकी डीनेचुरेशन की वजह से हमारे सेल डेथ अगर हो रही है तो वो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। इसके बाद में WBC
रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम टू डाइजेस्ट द इरिवर्सिबल इंजर्ड सेल। मतलब क्या है कि WBC जो होते हैं ना वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इरिवर्सिबल इंजर्ड सेल है उसको डाइजेस्ट कर लिया जाएगा, उससे मिलने वाले कंपोनेंट को दूसरे सेल की ग्रोथ के लिए यूज़ कर लिया जाएगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस का एग्जाम्पल है हाइपोक्सिया सेल डेथ, फॉर एग्जाम्पल मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। ये मत समझना कि ये पॉइंट है, हाइपोक्सिया सेल डेथ एक कंडीशन इटसेल्फ और इट इज़ एन एग्जाम्पल, वाइल हाइपोक्सिया सेल डेथ का भी एक एग्जाम्पल है जिसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। तो अल्टीमेटली आप ये भी बोल सकते हो कि मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन भी कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर काउंट करा जाएगा। मतलब ये एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं। हाइपोक्सिया सेल डेथ अगर आपको नहीं लिखना है तो आप मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन लिख दीजिए, ठीक है। दूसरा आता है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस की अगर हम बात करें तो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी। इसमें क्या होता है कि जो डेड सेल होती हैं जो कि फॉर्म करती हैं विस्कस लिक्विड मास को, उसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। मतलब कि डाइजेशन ऑफ डेड सेल टू फॉर्म अ विस्कस लिक्विड मास, ओके। इसके बाद क्या होता है कि जो सेल्यूलर फ्रेमवर्क होता है सेल का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अभी हमने देखा कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में वो प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, लेकिन लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में क्या हुआ, लिक्विफिकेशन मास बन गया ना। लिक्विफाइड मास जब बना है तो उसका स्ट्रक्चर ऑब्वियस सी बात है कैसा हो गया, डैमेज। उसका फ्रेमवर्क क्या हो गया, डिस्ट्रॉय। इसके बाद में क्या होता है कि लाइसोसोमल एंजाइम्स जो होते हैं वो रिलीज करते हैं ताकि उनकी वजह से सेल का डाइजेशन हो। आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको बोलते हैं हम ऑटोलिसिस। मेरी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ऑटोलिसिस का क्या मतलब होता है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। आपको पता है कि जो लाइसोसोम होते हैं उन लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं कि जैसे सपोज दिस इज़ लाइसोसोम, इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 40 डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं ना, 40 डिफरेंट टाइप्स के अंदर इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। क्या होता है कि जर्नली जब सेल जो होते हैं, लाइसोसोम जो होते हैं वो एक साथ अगर टूट जाए, या फिर ये बोल लीजिए कि जब लाइसोसोम जो होता है वो सुसाइड कर लेगा तो क्या होगा, उसके आसपास जो मतलब ये जो है ना सेल, ये सेल ऑटोफेज मतलब आप बोल सकते हो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर टाइप डिसीज जनरेट कर देती है। कि क्या करती है, सेल जो होती है ना, ये लाइसोसोम कहाँ रहेगा सेल के अंदर। तो जब ये लाइसोसोम टूटेगा तो इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे। अब जब मान लीजिए ये लाइसोसोम है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है, जब ये टूटा तो इसने क्या करा, सेल को डाइजेस्ट करना चालू कर दिया। तो इसने क्या करा, मार दिया सेल को। लाइसोसोम ने क्या करा, सुसाइड। और सुसाइड करने की वजह से क्या हुआ, हमारी सेल की डेथ हो गई। तो दिस इज लाइसोसोम। और ये जो है ना ये सुसाइडल बैग्स। अब क्या हुआ लिक्विफेक्टिव मास में कि जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं वो लाइसोसोमल एंजाइम्स क्या कर रहे हैं। अब मान लीजिए सेल है, ये सेल की नेक्रोसिस होनी है इस सेल में। तो सेल की नेक्रोसिस जब हो रही है तो इस कंडीशन में क्या होगा, सेल की नेक्रोसिस सपोज मान लीजिए हो गई, इसके अंदर लाइसोसोम जो होगा वो टूट जाएगा, ब्रेकडाउन होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होंगे, सेल को डाइजेस्ट कर लेंगे। दिस इज अ फॉर्म ऑफ लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। इसका एग्जाम्पल अगर आप बात करें तो हाइपोक्सिया इंजरी टू द सेल्स ऑफ CNS जो कार्डियो नर्वस सिस्टम है, सॉरी कार्डियो नहीं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है आपका, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर इंजरी कॉज होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर इंजरी कॉज होती है हाइपोक्सिया की वजह से, तो डेट इज एग्जाम्पल ऑफ लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। अब हम बात करते हैं गैंग्रियस नेक्रोसिस। गैंग्रियस नेक्रोसिस की अगर हम बात करें तो इस्केमिक इंजरी जो होती है, इस्केमिक इंजरी सुपर इम्पोज हो जाती है इन्फेक्शन के बाद। गैंग्रियस नेक्रोसिस में क्या होता है कि एक इस्केमिक इंजरी होती है और उसके बाद में उसमें सुपर इम्पोज हो जाता है क्या, इन्फेक्शन। अब आप देखोगे गैंग्रियस नेक्रोसिस का आप एग्जांपल देखोगे डायबिटीज़ और सिगरेट स्मोकर्स। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को अगर आपने कभी नोटिस करा हो तो उनको अगर हल्का सा भी घाव आ जाए तो उनके घाव आने की वजह से क्या होता है, घाव की वजह से क्या होता है कि वो घाव धीरे धीरे ठीक होता है। नॉर्मल पर्सन्स के कंपैरिजन में वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होता, ठीक है। तो इतनी जल्दी ठीक नहीं होता तो उसमें क्या कंडीशन हो रही है, गैंग्रियस नेक्रोसिस टाइप की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। डायबिटीज़ पेशेंट्स में घाव बनता है और ठीक ना होना, उसको वेट गैंग्रियन का एग्जाम्पल कहा जाता है। वेट गैंग्रियन, एक वेट गैंग्रियन आता है, एक ड्राई गैंग्रियन आता है। तो वेट गैंग्रियन में क्या होता है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनमें घाव बना और वो ठीक नहीं हो रहा है,
तो वो वेट गैंग्रियन का एग्जाम्पल, और गैंग्रीनियस नेक्रोसिस आप उसको बोल सकते हैं। ड्राई गैंग्रियन में क्या होता है कि इस्केमिक इंजरी होती है, वो प्रीडोमिनेट करती है, जबकि वेट गैंग्रियन में इन्फेक्शन जो होता है वो प्रीडोमिनेट करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये ड्राई गैंग्रियन के अंदर जो ऊपर पॉइंट है, ये ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है कि इन ड्राई गैंग्रियन, क्या बताया इसमें, ध्यान से सुनिएगा, कि इन ड्राई गैंग्रियन इस्केमिक इंजरी इज प्रीडोमिनेंट। मतलब कि ड्राई गैंग्रीन जब होगी तो उसके अंदर आपकी जो इस्केमिक इंजरी होगी वो डोमिनेट करेगी, पर जब वेट गैंग्रियन की कंडीशन होगी तो उसमें इन्फेक्शन डोमिनेट करेगा। अब ज़रा सोचिए कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में घाव बना, घाव बनने के बाद में वो घाव ठीक नहीं हो रहा है, वो घाव ठीक नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या इम्पोज हो गया, सुपर इम्पोज हो गया इन्फेक्शन, इन्फेक्शन सुपर इम्पोज हो गया, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, वेट गैंग्रियन, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन प्रीडोमिनेट करता है। इसका एग्जाम्पल है डायबिटीज़ और सिगरेट स्मोकर्स। ये डायबिटीज़ और सिगरेट स्मोकर्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये। गैसियस, ये कैशियस नेक्रोसिस की अगर हम बात करें तो कैशियस नेक्रोसिस में क्या होता है कि वाइटिस अपीरियंस होता है सेंट्रल नेक्रोटिक एरिया। मान लीजिए जो आपके नेक्रोटिक एरिया है वहाँ पे एक वाइट अपीरियंस क्रिएट होगा, और इसके अंदर क्या होगा कि आप बोल सकते हैं कि कैशियस नेक्रोसिस जो है ना, ये लिक्विफेक्टिव और कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, कौन कौन से, कोएगुलेटिव, ये जो अभी हमने फर्स्ट और सेकंड पढ़ा था, कोएगुलेटिव और लिक्विफेक्टिव, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कैशियस नेक्रोसिस, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये इसका एग्जांपल है ट्यूबरक्यूलोसिस। मतलब कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ नेक्रोसिस ऑकर्स इन ट्यूबरक्यूलोसिस पेशेंट्स, या फिर जो जिनको टीबी के पेशेंट्स जो होते हैं उनके अंदर किस प्रकार की नेक्रोसिस देखने को मिलती है, तो वो होती है कैशियस नेक्रोसिस। इसके बाद आता है फाइब्रॉइड नेक्रोसिस। फाइब्रॉइड नेक्रोसिस की अगर हम बात करें तो फाइब्रॉइड नेक्रोसिस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो डिपोजिशन होता है फाइब्रिन का, वो होने लग जाता है। जो नेक्रोसिस होता है ना, जो सेल होता है, जिस सेल का नेक्रोसिस हुआ है उस सेल के साइड की, आइट साइड की जो आपके एरिया है, वहाँ पे फाइब्रिन डिपॉजिट होने लग जाएगा, और वहाँ पे ब्लड वेसल्स के अराउंड जर्नली होगा, तो वहाँ पे आपके फाइब्रिन का डिपोजिशन होने लग जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है कि इंजरी टू ब्लड वेसल्स। अब हम बात करते हैं फैट नेक्रोसिस की। फैट नेक्रोसिस की बात करें तो उसमें क्या होता है कि लाइपेज डाइजेस्ट ट्राइग्लिसराइड ईस्टर टू रिलीव फैटी एसिड विथ कंबाइन रिलीफ फैटी एसिड विच कंबाइंस विथ कैल्शियम टू प्रोड्यूस वाइट चॉकी अपीयरेंस। इसमें क्या होता है फैट नेक्रोसिस में कि जो ट्राइग्लिसराइड ईस्टर्स होते हैं वो रिलीफ होते हैं, टू रिलीव वो फैटी एसिड जो होते हैं ना, मतलब लाइपेज डाइजेस्ट कर देता है ट्राइग्लिसराइड ईस्टर को, टू रिलीव, जिसकी वजह से फैटी एसिड जो होता है वो रिलीज हो जाता है, और जो कि कंबाइन करता है कैल्शियम के साथ में, और कैल्शियम के साथ में कंबाइन करने के बाद में वो क्या करता है, एक वाइट चॉक अपीयरेंस करता है। वापस से सुनिए क्या हुआ है इसमें कि जो लाइपेज जो होता है ना वो डाइजेस्ट कर देता है ट्राइग्लिसराइड ईस्टर्स को। ट्राइग्लिसराइड ईस्टर्स अगर आपको पता हो तो वो फैट का एक फॉर्म होता है। अब जब ट्राइग्लिसराइड ईस्टर्स को लाइपेज ने डाइजेस्ट करा तो उसके डाइजेस्ट होने की वजह से फैटी एसिड रिलीज हुए। ये फैटी एसिड जो होंगे ये कैल्शियम के साथ में कंबाइन करेंगे और उसके बाद में एक वाइट चॉकी अपीयरेंस देंगे। दिस इज फैट नेक्रोसिस। इसका एग्जांपल है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। ये जीपेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि ऑटोफेजी क्या होता है, ठीक है ना। ऑटोफेजी की बात अगर हम बात करें तो डाइजेशन जो होता है ना बॉडी का, डाइजेशन ऑफ बॉडी ओन सेलुलर कंपोनेंट यूजिंग लाइसोसोम इज कॉल्ड ऑटोफेजी। अभी मैंने आपको ऑटोलिसिस बताया था। ऑटोलिसिस का क्या मतलब होता है कि सेल्फ ब्रेकडाउन। यहीं पे ऑटोफेजी की अगर हम बात करें, ऑटोलिसिस का क्या मतलब होता है कि खुद टूटना। फेजी का क्या मतलब है, फेजी का क्या मतलब होता है, फेगोजोम, अगर आपने नाम सुना हो, फेगोजोम मतलब ईट करना, इंगल्फ करना, खा लेना उसको, तो खुद की सेल को खा लेना, इज कॉल्ड ऑटोफेजी। मतलब कि क्या होता है कि डाइजेशन ऑफ बॉडीज ऑन सेलुलर कंपोनेंट यूजिंग लाइसोसोम। ऑटोलिसिस में क्या हुआ कि लाइसोसोम से मान लीजिए कंपोनेंट रिलीज हुए, सेल ब्रेक हो गई। ऑटोलिसिस अगर लाइसोसोम की वजह से हुआ तो किसी दूसरी वजह से खुद सेल ब्रेक हो गई। ऑटोफेजी में क्या हुआ कि लाइसोसोम से आपके एंजाइम्स रिलीज हुए। ये एंजाइम्स जो रिलीज हुए इन्होंने पूरी सेल को डाइजेस्ट कर लिया। और लिसिस में क्या हो रहा था, ब्रेक डाउन कर दिया, तोड़ दिया, डाइजेस्ट नहीं करा। यहाँ पे तो तोड़ रहे हैं और डाइजेस्ट खा भी जा रहे हैं। जब तोड़ मोड़ के डाइजेस्ट कर लिया पूरा, डेट इज ऑटोफेजी, ठीक है ना। लाइफ इन्फ्लेमेशन ऑटोफेजी हैज़ ड्यूअल रोल।
जो लाइफ इन्फ्लेमेशंस होते हैं ना ऑटोफेजी, जो लाइफ इन्फ्लेमेशन ऑटोफेजी होती है उसके दो रोल होते हैं, एक से ज़्यादा रोल होते हैं, इसलिए उसको ड्यूअल रोल बोलते हैं, ठीक है ना। बेसल ऑटोफेजी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन सेलुलर होम्योस्टेसिस। बेसल ऑटोफेजी का क्या मतलब रिक्वायर, क्या क्यों बेसल ऑटोफेजी चाहिए रहती है, जिसकी वजह से होम्योस्टेसिस मेंटेन होके रहे। लेकिन अगर हम बात करें एक्सेसिव ऑटोफेजी, एक्सेसिव ऑटोफेजी इज डेट्रीमेंटल एंड मे लीड टू डिसीज प्रोग्रेशन। एक्सेसिव ऑटोफेजी जो होती है वो डेट्रीमेंटल होती है, उसके साथ साथ वो डिसीज़ को प्रोग्रेस करा सकती है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ ऑटोफेजी की अगर हम बात करें कि ऑटोफेजी कितने प्रकार की होती है, तो अगर हम बात करें ऑटोफेजी, तो ऑटोफेजी को सबसे पहले देखो 3 प्रकार की होती है। मैक्रो ऑटोफेजी, कैप्रियन मेडिएटेड ऑटोफेजी जिसको CMA भी बोलते हैं, और माइक्रो ऑटोफेजी। अब हम बात करें कि मैक्रो ऑटोफेजी क्या होता है। मान लीजिए कि ये सेलुलर कंपोनेंट है, सेलुलर कंपोनेंट को हमने तोड़ दिया, तोड़ मरोड़ दिया, उसके बाद में क्या हुआ कि सेल के कंपोनेंट बाहर आ गए, उसके साथ में एक आइसोलेटेड मेम्ब्रेन बाहर आई। अब क्या होगा कि ये आइसोलेटेड मेम्ब्रेन है, सपोज इसमें क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए आपने रीजनरेशन का नाम सुना होगा, इसमें क्या है, जैसे ये सेलुलर कंपोनेंट, सपोज दिस इज सेलुलर कंपोनेंट और ये आइसोलेटेड मेम्ब्रेन है। ये आइसोलेटेड मेम्ब्रेन क्या करेगी, धीरे 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 ग्रो करेगी, और धीरे धीरे ग्रो करते 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 ग्रो करते 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 क्या होगा, ये पूरा का पूरा एक सेल बना लेगी इस तरह से, ठीक है। तो यही हुआ है, आइसोलेटेड मेम्ब्रेन ने चारों तरफ ग्रो करा है, सेलुलर कंपोनेंट को अंदर ले लिया है। इसके बाद में यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बन गया आपके ऑटोफेगोसोम। ये आइसोलेटेड मेम्ब्रेन, सेलुलर कंपोनेंट, कौन से सेलुलर कंपोनेंट हैं ये वो सेलुलर कंपोनेंट हैं जो सेल की ब्रेकडाउन से मिले। अब जो सेल की ब्रेकडाउन से मिले उनको डाइजेस्ट भी तो करना है, अब कैसे डाइजेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक आइसोलेटेड मेम्ब्रेन आएगी। वो आइसोलेटेड मेम्ब्रेन सेलुलर कंपोनेंट को एक वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर या फिर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर इंगल्फ कर लेगी। तो जब वो स्ट्रक्चर बनेगा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, उसको बोलेंगे ऑटोफेगोसोम। ऑटोफेगोसोम बाद में लाइसोसोम के साथ जाके फ्यूज करेगा और फिर बनाएगा वो फेगोसोम, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे मान लो ये ऑटोफेगोसोम है, ठीक है, ये ऑटोफेगोसोम बना, ये जाके लाइसोसोम से बाइंड करा। ये लाइसोसोम देख, ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर आप ये नीचे लाइसोसोम देख रहे हो, ये नीचे लाइसोसोम है और ऊपर ये जो आके बाइंड हुआ है दिस इज ऑटोफेगोसोम। ऑटोफेगोसोम लाइसोसोम से आके बाइंड हो गया तो क्या बना, वो बना फेगोसोम। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना फेगोसोम। अब इसके अंदर क्या होंगे, लाइसोसोम जो हो गया अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करेगा, और रिलीज करने के बाद क्या करेगा, वो ऑटोलाइसोसोम का फॉर्मेशन करेगा। जब ऑटोलाइसोसोम का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, वो सॉइल सेल को आपके क्या कर लेगी, डाइजेस्ट कर लेगी, ठीक है। एक छोटे वे में और समझाता हूँ कि सेल के और ऑर्गेनल्स जो होंगे, ऑर्गेनल्स का डेवलपमेंट होगा, सिंपल सी बात है। ये ऑर्गेनल सेलुलर कंपोनेंट है, आइसोलेटेड मेम्ब्रेन है, ऑर्गेनल का डेवलपमेंट हुआ। जब ऑर्गेनल्स का डेवलपमेंट होगा तो वो लाइसोसोम के साथ जाके बाइंड करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से न्यू ऑर्गेनल डेवलप होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, फेगोसोम। फेगोसोम के बाद में क्या डेवलप होगा, ऑटोलाइसोसोम, और फिर वो बाद में क्या कर देगा, परफॉर्म करेगा अपने एक्शंस को। परफॉर्म एक्शंस ऑफ डाइजेशन, ठीक है। क्या होता है कि इन दिस टाइप देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डबल मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल कॉल्ड या नॉन एज ऑटोफेगोसोम। इस प्रोसेस के अंदर जो भी आपने यहाँ देखी, इस प्रोसेस में जो आप देख रहे हैं, इसमें डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं ऑटोफेगोसोम, ठीक है। ऑटोफेगोसोम दिस इज फॉर्म्ड बाय इंगल्फमेंट ऑफ अ स्मॉल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। Thereafter, autophagosome fuses with lysosome to degrade enclosed material. सिंपल सी बात यही लिखा हमने कि ऑटोफेगोसोम बना, फिर वो लाइसोसोम के साथ बाइंड करेगा, लाइसोसोम के साथ बाइंड करने का साइटोप्लाज्म में अपने मटेरियल्स को रिलीज कर देगा, जिसकी वजह से बाद में फेगोसोम बनेगा, और फिर वो बाद में फर्दर डिग्रेड करेगा अपने मटेरियल्स को। तो जो द ऑटोलाइसोसोम जो बना, ये ऑटोलाइसोसोम इंगल्फ द डैमेज सेल ऑर्गेनल्स, डैमेज सेल ऑर्गेनल्स को ये ऑटोलाइसोसोम इंगल्फ कर चुका है। इसके बाद में ये फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा जिसके अंदर हमारे अमीनो एसिड बनेंगे, ठीक है, that includes amino acid, lipids and nucleotide and release them into the cytoplasm. साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स, इसमें क्या है, न्यूक्लियोटाइड अब रिलीज़ कर देगा, अमीनो एसिड रिलीज़ कर देगा, लिपिड्स को रिलीज़ कर देगा, जिसकी वजह से बाद में क्या होगा, फ्यूजन होना, मतलब डाइजेशन होना स्टार्ट होगा, ठीक है।
इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ऑटो, देखो हम बात करें तो ऑटोफेजी, ऑटोफेजी 3 प्रकार की होती है, मैक्रोफेजी, कैप्रियन मीडिएटेड ऑटोफेजी, माइक्रो ऑटोफेजी। तो मैक्रो ऑटोफेजी जो होती है, ये मैक्रो ऑटोफेजी को भी 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला है बेसल ऑटोफेजी, दूसरा है इंड्यूस्ड ऑटोफेजी। बेसल ऑटोफेजी की बात करें तो दिस टाइप ऑफ ऑटोफेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टर्न ओवर ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट। ठीक है, दिस टाइप ऑफ ऑटोफेजी इज रिक्वायर्ड टू कीप सेल फ्री फ्रॉम डैमेज प्रोटीन एंड ऑर्गेनल्स। बेसल ऑटोफेजी का सिंपल सी आप इतनी सी बात याद रखिए कि जो हमारे डैमेज प्रोटीन या ऑर्गेनल्स होते हैं उनसे फ्री रखने के लिए बेसल ऑटोफेजी होता है। जबकि इंड्यूस्ड ऑटोफेजी क्या होता है कि इट हैज़ पैथोफिजियोलॉजिकल रोल एंड मे बी इन्वॉल्व इन सेल डेथ ड्यूरिंग डिसीज कंडीशन। डिसीज कंडीशन जो होगी, उस डिसीज कंडीशन में हमारी जो कंडीशन होगी मतलब पैथोफिजियोलॉजिकल में इंड्यूस्ड है, इंड्यूस मतलब इंड्यूस कराई जा रही है, और बेसल ऑटोफेजी में हमारे प्रोटीन या नॉर्मल प्रोटीन या ऑर्गन्स डैमेज होते हैं तो उसमें यूज़ होती है ये। ठीक है, माइक्रो ऑटोफेजी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो माइक्रो ऑटोफेजी की अगर हम बात करें तो द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ माइक्रोफेजी इज अनक्लियर। मतलब माइक्रो ऑटोफेजी का जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है ना वो अनक्लियर है, वो हमें नहीं पता कि कैसे होती है। ठीक है ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैप्रियन मीडिएटेड ऑटोफेजी। तो कैप्रियन मीडिएटेड ऑटोफेजी की अगर हम बात करें तो बस ये खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इन्फ्लेमेशन। आपका एक टॉपिक बचा हुआ है एपोप्टोसिस, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। इसमें हम सिर्फ नेक्रोसिस खत्म कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो कैप्रियन मीडिएटेड ऑटोफेजी में क्या होता है, सिंपल सी बात समझिए कि कैप्रियन इज अ जीनोम विच हेल्प्स लाइसोसोम टू आइडेंटिफाई दूस प्रोटीन्स विच हैव टू बी डिग्रेड। मतलब कैप्रियन एक ऐसा जीनोम होता है जो कि लाइसोसोम को हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि ऐसी कौन सी प्रोटीन्स है जिनको हमें डिग्रेड करना है। जो प्रोटीन्स है जिन्हें हमें डिग्रेड करना है उनको आइडेंटिफाई कराने में हमारे कैप्रियन मदद करता है। मान लीजिए ये प्रोटीन है जिसको डाइजेस्ट होना है, इस पर एक स्पेसिफिक मोटिव लगा होगा, एक स्पेसिफिक मोटिव होगा या एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी होगी जो कि डिफर करेगी प्रोटीन को दूसरों से। अब क्या होगा, ये जो हीट शॉक प्रोटीन है या जो कैप्रियन है ये इससे जाके बाइंड हो जाएगा, और जब ये इससे जाके बाइंड हो जाएगा तो हमारा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, और ये कैप्रियन जो होगा इसको लेके जाएगा लाइसोसोम के पास में। सपोज एग्जांपल समझ के चलिए कि डैमेज प्रोटीन इज़ लाइक चोर, थीफ, जबकि कैप्रियन जो है वो है पुलिस, और लाइसोसोम जो है वो है जज। समझ में आई बात? मतलब कि सिंपल सी बात है कि डैमेज प्रोटीन है, इसको हमें डैमेज करना है। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, अगर ये चोर है तो हमें इसको सज़ा देनी है। चोर को पकड़ने का काम कौन करेगा? पुलिस। तो यहाँ पे जो कैप्रियन है ये पुलिस का काम करेगी, इस चोर को जाके पकड़ लेगी, और जब इसको जाके पकड़ लेगी तो ये पुलिस इस चोर को लेके जाएगी जज के पास, और वो जज बाद में आपके सज़ा सुनाएगा। ठीक है, कैप्रियन जो होती है, कैप्रियन रिफर्स टू दूस प्रोटीन दैट असिस्ट द फोल्डिंग और अनफोल्डिंग ऑफ अदर मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर। मतलब कैप्रियन एक ऐसे प्रोटीन्स होती हैं जो कि असिस्ट करती हैं फोल्डिंग और अनफोल्डिंग को, जो कि एक अदर मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके लिए। नोट, ओनली अकर इन मैमेलियंस है, सिर्फ मैमेलियन सेल के अंदर होता है। इट इज़ साइटोजोलिक हीट शॉक प्रोटीन एंड इज मेंबर ऑफ HSP70 फैमिली। ठीक है, ये जो होता है ना कैप्रियन, इट इज़ अ साइटोजोलिक हीट शॉक प्रोटीन एंड इज मेंबर ऑफ HSP प्रोटीन। ये देखो मैंने यहाँ पर बताया था ना, हीट शॉक प्रोटीन, इसी का दूसरा नाम है कैप्रियन, या फिर कैप्रियन का दूसरा नाम है हीट शॉक प्रोटीन। कुछ इसके अंदर अदर प्रोसेस होती हैं, जैसे कि ये तो जो प्रोसेस है इनके अंदर क्या क्या होता है, ये तो आपके कैप्रियन मीडिएटेड हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ अदर प्रोसेस होती हैं, जैसे कि मिटोफेजी। मिटोफेजी में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रिया का अगर एलिमिनेशन कर दें हम ऑटोफेजी के द्वारा, ऑटोफेजी अगर होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसको बोलते हैं मिटोफेजी। राइबोफेजी, राइबोसोम आएगा ऑब्वियसली आता है, तो एलिमिनेशन राइबोसोम का, मतलब राइबोसोम की ऑटोफेजी कर दें। पैक्सोफोजी, पैक्सोफोजी में अगर आप देखोगे तो पर ऑक्सीजोम का नाम आ रहा है ना पैक्सो में, ये पैक्स मतलब पर ऑक्सी जैसा लग रहा है ना, तो पर ऑक्सीजोम जो होंगे उन पर ऑक्सीजोम का एलिमिनेशन जब करेंगे तो पैक्सोफेजी। लिपोफेजी, लिपोफेजी की अगर हम बात करें तो लिपोफेजी में क्या हो जाएगा कि एलिमिनेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट, मतलब जो लिपिड ड्रॉपलेट होते हैं उनका अगर एलिमिनेशन करते हैं तो लिपोफेजी। एग्रीफेजी, एग्रीफेजी मतलब क्या होता है कि इंट्रा सेलुलर प्रोटीन एग्रीगेट्स जो होते हैं, या फिर आप बोल दीजिए जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं। हमारी बॉडी है,
अलग अलग तरीके की प्रोटीन्स बनाती हैं। उनमें से कुछ प्रोटीन्स ऐसी है जो मिसफोल्ड होगी, जो कि आपके मिसफोल्ड होगी या फिर आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा गलत बन गई, तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए जब बात आती है तो उसको बोलते हैं एग्रीफेजी, जब उनका डाइजेशन या एलिमिनेशन होता है। जीनोफेजी का क्या मतलब होता है कि जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इनको जब एलिमिनेट कर दिया जाता है ऑटोफेजी के द्वारा, दैट इज कॉल्ड जीनोफेजी। अब हम बात करते हैं जीन इन्वॉल्व इन ईटोफेजी। ऑटोफेजी में कौन कौन सी जीन इन्वॉल्व होती है? फ्रॉम ईस्ट टू ह्यूमन, ऑटोफेजी इज रेगुलेटेड बाई ATG फैमिली ऑफ प्रोटीन। ठीक है, रेगुलर जीन जो होती है डेट इज जो मतलब जो रेगुलेटर जीन होती है जो उसको रेगुलेट करती है वो ATG फैमिली की प्रोटीन होती है। इनिबिटर जीन जो होते हैं वो होती है बैक्लिन 1 और बैक्लिन 2 प्रोटीन। ठीक है, BCL1 मतलब बैक्लिन 1, BCL2 मतलब बैक्लिन 2 आर एंटी ऑटोफेजिक प्रोटीन, मतलब कि ये वो प्रोटीन है जो ऑटोफेजी को रोकती हैं। ठीक है ना, तो दे बोथ कंबाइन टुगेदर टू इनिबिट द प्रोसेस ऑफ ऑटोफेगोसोम फॉर्मेशन। मतलब सिंपल सी बात है कि BCL1 और BCL2 जब जुड़ जाएंगे तो आपने यहाँ पे जब देखा ये ऑटोफेगोसोम, ये जो ऑटोफेगोसोम है ना, ये ऑटोफेगोसोम ही नहीं बनने देगा तो आगे की प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगी। जब आगे की प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगी तो ऑटोफेजी नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि BCL2 इज एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन, ये याद रखना, नोट करने वाली बात है। बात करते हैं फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रोल ऑफ ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का क्या क्या रोल है? सबसे पहला डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन। पहली बात, इसमें क्या क्या आता है? डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन के एग्जांपल जैसे कि oocyte या फर्टिलाइजेशन जो होता है उसके लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ RBC, लिम्फोसाइट एंड न्यूरल स्टेम सेल टू न्यूरॉन्स। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ डिग्रेड प्रोडक्ट, इसका यूटिलाइज करना, जैसे कि अमीनो एसिड जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बाय ऑटोफेजी ड्यूरिंग स्टारवेशन। स्टारवेशन, जब भूखा रहता है इंसान तो भूखा होने पे क्या होता है, जब खुद की सेल को जब मारने लग जाती है, ऑटोलिसिस होने लग जाता है, तो उस ऑटोलिसिस के दौरान या ऑटोफेजी के दौरान क्या होता है कि यूटिलाइजेशन होने लग जाता है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट जो होगा हमारी सेल होगी, उस सेल का यूटिलाइजेशन होगा जिसकी वजह से हमारे अमीनो एसिड प्रोड्यूस होंगे। एलिमिनेशन ऑफ डैमेज्ड ऑर्गेनल्स, जो हमारे डैमेज्ड ऑर्गेनल्स हैं उनको एलिमिनेट करने का काम जो होता है वो ऑटोफेजी करती है। उसके बाद प्रिवेंटिंग डेवलपमेंट ऑफ न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस को प्रिवेंट करना ताकि वो डेवलप ना हो पाएँ, उसका काम जो रहता है हमारे ऑटोफेजी का रहता है। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जैसे कि हंटिंगटन कोरिया, पार्किंसन डिजीज़, एल्जाइमर डिसीज़, पार्किंसन और हंटिंगटन, दीज आर द न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस। तो इनको हमारे प्रिवेंट करना ताकि ये डिसीज़ जनरेट ना हो, उसमें हमारे ऑटोफेजी मदद करती है। एलिमिनेशन ऑफ इंट्रासेलुलर पैथोजेनेसिस, जो इंट्रासेलुलर पैथोजेनेसिस होता है, जो इंट्रासेलुलर पैथोजेंस जो होते हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए इंट्रासेलुलर पैथोजेंस की अगर हम बात करें तो जैसे जीनोफेजी मैंने बोला था, इंट्रासेलुलर पैथोजेंस जैसे कि आपके वायरस और बैक्टीरिया जो अंदर आ जाते हैं उनको एलिमिनेट करने का काम ये करता है। इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। उसके बाद ओबेसिटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होते हैं उसमें क्या होता है कि डिक्रीज इन हेपेटिक ऑटोफेजी में प्रोड्यूस ओबेसिटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। हेपेटिक ऑटोफेजी अगर डिक्रीज हो जाएगी तो उसकी वजह से ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। कैंसर की बात करें तो द रोल ऑफ ऑटोफेजी इन कैंसर इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड डिपेंडेंट अपॉन कैंसर स्टेज। जो रोल होता है ऑटोफेजी का कैंसर के अंदर वो हाईली कॉम्प्लेक्स होती है और जो इसका रोल होता है, इसका जो डिपेंडेंट जो रोल होता है वो कैंसर स्टेज के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, जो इनिशियल स्टेज होती है ऑटोफेजी की वो सप्रेस कर देती है ट्यूमर को, जबकि जो लेटर फेज होती है वो कैंसर की वो प्रोग्रेस कर देती है ट्यूमर फॉर्मेशन को। कैंसर के अंदर ऑटोफेजी का जो इनिशियल स्टेज है वो प्रिवेंट करेगा, लेकिन अगर लेटर फेज पहुंच गया, वो बाद की फेज पहुंच गई तो वो ट्यूमर को प्रोग्रेसिव फॉर्म करा देगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट नेक्रोसिस एंड ऑटोफेजी। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। मैं आज लिखने का काम थोड़ा सा कम इसलिए करा है क्योंकि आप देख रहे होंगे मैं लिख रहा हूँ तो ये कैमरा हिल रहा होगा थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने आज आपको सीधा मतलब वर्बली ज़्यादा समझाने की कोशिश करी है एज़ कम्पेयर टू डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की। जो लिखने का बेटर काम था वो ऑलरेडी नोट्स के अंदर लिखा हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और इसको शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय गाइस।